हेलो बच्चों, लो मैं फिर आ गई लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। मुझे पता है इस कार्यक्रम का रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, क्योंकि कहानियों से आपको है प्यार और कुछ मजेदार गतिविधियों से जो होती हैं बार बार। कुछ बातें होती हैं मजेदार, तो हम भी हैं तैयार। चलिए शुरू करते हैं चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? अरे, यहाँ तो एक सांप झूला झूल रहा है। और झूला कहाँ बंधा है? सही पहचाना, पेड़ की डाल पर। और सांप का चेहरा तो देखो, कितना खुश है। आपको भी झूला झूलना पसंद है ना? लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात यह है, इसका झूला बांधा किसने होगा? ये झूले में पहुंचा कैसे होगा? अब ये तो कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। फिर क्या आप बता सकते हैं कहानी का नाम क्या हो सकता है? सांप का झूला? अरे नहीं नहीं, कहानी का नाम है झूलता रहा जाता रहा। पर सोचने वाली बात यह है कि झूलते हुए कोई कैसे कहीं जा सकता है? क्या जाने वाला कोई और है? आपको क्या लगता है? चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। इस कहानी को लिखा है प्रभात ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं राजेश कुमार दुबे ने। चलो पढ़ते हैं। खूब बारिश हुई थी, जंगल में खूब ऊंची हरी घास थी। किसान इन घासों में खड़ा बैल चरा रहा था। चलते हुए उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? सांप किसान को काट लेगा? चलो देखते हैं क्या होता है। सांप ने फुंकार मारी और लहराने लगा। किसान घास से निकलकर पगडंडी की ओर भागा। लग तो ऐसे ही रहा है कि सांप काट लेगा। उसने मुड़कर देखा, सांप भी उसके पीछे भागता रहा था। सामने तालाब था। किसान ने आओ देखा ना ताओ, तालाब में छलांग लगा दी। वह तेजी से तैर रहा था। तभी उसने पलटकर देखा, सांप भी उसके पीछे तैर रहा था। तालाब के दूसरे किनारे एक नीम का पेड़ था। वह तालाब से निकला और अपनी लाठी फेंककर नीम के पेड़ पर चढ़ गया था। सांप भी उछलता हुआ सर सर से नीम के पेड़ पर चढ़ गया। अरे, सांप तो किसान के पीछे पड़ गया। आपको क्या लगता है, क्या सांप किसान को काट पाएगा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब वो पेड़ से भाग नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। किसान पेड़ से कूद गया। सांप भी नीचे कूदने को हुआ, मगर उसकी बलखानी पूंछ नीम की डाली से लिपट गई। वह हवा में झूलने लगा। यहां पर हमारा अंदाजा गलत निकला। किसान तो कूद गया, लेकिन सांप अटक गया। सांप को इस तरह झूलते रहना किसान के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा लगा। वह झूलता रहा। किसान बैलों को लेकर घर की ओर जाता रहा। तो कैसी लगी ये कहानी? झूलता रहा जाता रहा। मुझे यकीन है अच्छी ही लगी होगी। चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए थे कुछ सवाल, और वो है, सांप ने किसान को देखकर फुंकार क्यों मारी? मुझे तो लगता है जब किसान का पैर सांप पर पड़ गया तो उसे गुस्सा आ गया और इसलिए उसने फुंकार मारी। दूसरा सवाल जो मेरे मन में आ रहा था वो ये कि सांप से पीछा छुड़ाने के बाद किसान ने क्या किया होगा? मुझे लगता है उसने घर जाकर सबको इसके बारे में बताया होगा, या ये भी हो सकता है कि वो घर ही ना जाए बल्कि वहां से निकल के सीधा एक सपेरे के पास गया हो ताकि वो सांप को पकड़ सके। भाई कुछ भी हो सकता है। आप भी सोचो, आखिर सांप से पीछा छुड़ाने के बाद किसान ने क्या किया होगा? चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। याद है कहानी में सांप जब किसान के पीछे पड़ गया तो किसान ने आओ देखा ना ताओ तालाब में छलांग लगा दी। तो आज का हमारा शब्द है आओ देखा ना ताओ। इसका अर्थ है बिना सोचे समझे कुछ कर देना। जैसे बच्चों ने आओ देखा ना ताओ, मेले में जो सामान दिखा उसे खरीदने लग गए। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ही पुलिस ने चोर को पकड़ना चाहा, चोर ने आओ देखा ना ताओ पत्थर से उनका सिर फोड़ दिया। इससे मुझे याद आया, एक बार पता है क्या हुआ? मैं बाजार जा रही थी और एक कुत्ता गुर्राते हुए मेरे पीछे पड़ गया। मैंने आओ देखा ना ताओ बस दौड़ लगाई और एक अनजान घर में घुस गई। उसके बाद जो हंगामा हुआ क्या बताऊं। चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में फलों की आवाज को तोड़ेंगे। इस खेल में मैं एक फल का नाम बोलूंगी और आपको उस शब्द को अलग अलग आवाजों में तोड़ना है। जैसे मैंने लिया एक फल केला, अब मैं इसे अलग अलग आवाजों में तोड़ के बता रही हूँ। के और ला बना केला। अब मैं एक और फल ले रही हूँ, आपको अलग अलग आवाजों में तोड़ना है। जैसे आम, इसे तोड़ सकते हैं ऐसे आ मा। कोई और फल ले। इस बार लेते हैं अनार, अब इसे तोड़ते हैं अ ना र। क्या आप एक और फल का नाम बता सकते हैं? पपीता। बहुत बढ़िया। चलो इसे तोड़ते हैं प पी ता। अब अगला फल लेते हैं तरबूज, इसे तोड़ते हैं त र बू जा। क्या बात है। अच्छा एक और फल लेते हैं अमरूद, अ म रू दा। क्या बात है बच्चों। अब इसी तरह आप भी घर पर अलग अलग चीजों के नाम तोड़ सकते हो। जैसे किसी दिन जानवरों के नाम, किसी दिन सब्जियों के नाम और किसी दिन सभी घर वालों के नाम। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। क्या आप तैयार हैं? मिलकर एक नया खेल खेलें। आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे जिसमें से कुछ आपने पिछले एपिसोड में देखे हैं और कुछ नए होंगे। जैसे म त ल ब। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ, मात्रा ओ। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। मा ता ला बा। अब अक्षरों को मात्रा ओ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। मो तो लो बो। बहुत बढ़िया बच्चों। हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और मजेदार बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। म त ल ब। मा ता ला बा। मो तो लो
बो। मैंने एक शब्द बनाया, ता और ल को जोड़ा, बना ताल। अच्छा, एक और, मो और ल बना मोल। अच्छा, एक और, बा और त बना बात। मैंने लिया ला और त और बन गया लात। और इससे तो ताला भी बन सकता है, ता और ला बना ताला। हम 3 अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हैं, जैसे ता, ला, ब, तालाब। वैसे ही त, ब, ला, तबला। चलो बच्चों, अब आपकी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ, और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। आज हमने सांप के बारे में कहानी पढ़ी, तो चलो सांप के बारे में कुछ रोचक बातें बताती हूँ। क्या आपको पता है कि सांप को कोई आवाज सुनाई नहीं देती? जी हाँ, सांप बहरे होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वह बीन की धुन पर कैसे नाचता है। असल में वो बीन की आवाज सुनकर नहीं, बल्कि बीन को देखकर अपना सर हिलाता है। क्या आप जानते हो कुछ और ऐसी अनोखी बातें? अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। आज हम बात करेंगे पढ़कर समझने के कौशल के बारे में। आइए इसी पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्ते। अच्छा डॉक्टर निधि, पढ़ना और पढ़कर समझना दोनों एक ही है या इनमें कोई अंतर है? अगर बच्चा पढ़ना सीख जाए तो क्या इसका अर्थ ये नहीं कि अब उसे समझ भी आ जाएगा? नेहा जी, आप जो ये पूछ रहे हैं कि पढ़ना और पढ़कर समझना में क्या अंतर है, दरअसल पढ़ना और पढ़कर समझना में कोई अंतर नहीं। हम लोग अंतर तब मान लेते हैं जब हम पढ़ने में समझने को शामिल नहीं करते, लेकिन जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं तो पढ़ने में तो समझ निहित ही है। उस तरह से अगर देखा जाए तो पढ़ना और पढ़कर समझना एक है। यानी पढ़ना एक वो प्रक्रिया है जब एक पाठक किसी भी लेख के शब्दों का उच्चारण कर रहा है, वाक्यों को पढ़ रहा है और उसके अर्थ को समझ रहा है, अपना एक अर्थ निर्माण कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को ही पढ़ना कहते हैं। तो जब भी हम साधारण तौर पर भी पढ़ना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसमें समझना निहित ही होता है। आपने साथ में ये पूछा कि अगर कोई किसी चीज़ को पढ़ना सीख जाए तो क्या ये हम मान सकते हैं कि वो समझ भी लेगा? ऐसा नहीं है। अब इसमें जब आप पढ़ने की बात कर रहे हैं तो शायद आपका अर्थ डिकोडिंग से है। दरअसल हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे ने शब्दों को पढ़ लिया तो अब तो वो उसको समझ ही लेगा, कि बस पढ़ना सिखा देते हैं, समझ तो वो आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना बच्चे को पढ़ना सिखाना यानी डिकोड करना सिखाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि बच्चे के साथ ऐसी गतिविधियां की जाएं, ऐसी रणनीतियां इस्तेमाल की जाएं कक्षा में कि वो जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचें। पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के दौरान पढ़ते पढ़ते सोचें कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उसके अर्थ को समझें और अपने विचार बनाएं। तो किसी भी लेख को सिर्फ पढ़ लेना भर से हम ये नहीं मान सकते कि बच्चे ने उसको समझ भी लिया है। उसके लिए अलग रणनीतियों का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लेख को पढ़कर गहराई से समझना, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। समझने की गहराई का अर्थ क्या हुआ? ये नेहा जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि अर्थ की अलग अलग परतों के बारे में, कि एक अर्थ की गहराई से हम क्या समझते हैं। दरअसल हम जब भी बच्चों को कोई कहानी सुनाते हैं या कोई पाठ पढ़ाते हैं तो हम अक्सर उनसे बहुत ही सतही तौर के प्रश्न पूछते हैं, और अगर उन्होंने उसका जवाब दिया तो हम बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बच्चे को कहानी समझ में आ गई। आप अपनी ये साधारण तौर पे जो हम बच्चों को सुनाते हैं कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी, आप उसी का उदाहरण लेके देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने बच्चों को ये कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई और फिर मैंने पूछा, अच्छा बताओ तो ज़रा, रेस में कौन से 2 जानवर थे जिन्होंने रेस लगाई? तो बच्चा जवाब देगा, एक कछुआ था और एक खरगोश था। सो कछुए और खरगोश की कहानी में अगला सवाल आप ये पूछेंगे, अच्छा बताओ तो इस रेस में कौन जीत गया? तो इसका सवाल भी इस सवाल का जवाब भी बहुत ही सरल है कि इस रेस में कछुआ जीत गया। अच्छा, अगला प्रश्न आप ये भी पूछ सकते हैं
कि आखिर खरगोश तो तेज़ भागता था लेकिन वो नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? क्योंकि हम सब जानते हैं कि खरगोश तो सो गया था। अब ये सभी जो जवाब हैं ये बहुत ही सतही तौर के हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इनकी अहमियत नहीं है, ये बहुत आवश्यक हैं। और इस तरह के सवाल से हम ये कम से कम समझ सकते हैं कि बच्चे ने साधारण तौर पर कहानी को समझा है कि नहीं, क्योंकि जब तक ये सतही समझ नहीं होगी तब तक गहराई में तो बच्चा वैसे भी जा नहीं पाएगा। तो एक बार जब हमने ये देख लिया कि हाँ, बच्चे ने जो लेख पढ़ा है या जो सुना है उसकी सतही तौर पर समझ आ गई है, उसके बाद हमें उसकी गहराइयों में जाना होगा। गहराइयों में का अर्थ है कि काफ़ी बार ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जिनका जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से वैसा नहीं दिया होता। कुछ चीज़ों की अपेक्षा पाठक से भी की जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो शब्दों के बीच में छिपी रहती हैं, जो स्पष्ट रूप से दी नहीं होती। मान लीजिए मैंने आपके सामने वाक्य बोला कि एक आदमी अंधेरी रात में खिड़की से कूदकर भाग गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है कि ये आदमी कौन था, तो मुझे यकीन है आप बताएंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये आदमी शायद एक चोर है। लेकिन इस वाक्य में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि ये चोर है। इसका मतलब आपने इसके अर्थ में कुछ ऐसा निकाला है जो स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया। इसको इन्फ्रेंस भी बोलते हैं। तो ये भी एक गहराई का ही स्तर है कि बच्चे ऐसी चीज़ों को समझ पाएँ जो स्पष्ट रूप से नहीं दी गई। इसके अलावा गहराई में जाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अलग अलग पात्र क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनके बारे में भी जान पाना। ये भी चीज़ें स्पष्ट रूप से बहुत बार कहानियों में नहीं दी होती। ये कछुए और खरगोश की कहानी ही ले लीजिए। अब अगर मैं बच्चे से ये बोलूँ कि ज़रा बताओ तो, जब खरगोश ये रेस को हार गया उसके बाद खरगोश क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या विचार आ रहे होंगे, या कछुए ने जीतने के बाद अपने घर पे जाके क्या बताया होगा, या जब कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और खरगोश शुरुआत में आगे सरपट भाग गया तब कछुए को कैसा महसूस हो रहा होगा। ये सब चीज़ें कहानी में तो नहीं दी हैं, लेकिन इनको समझने से बच्चे अलग अलग नज़रिए को समझना शुरू करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी अर्थ का एक लेवल ही है, एक स्तर ही है कि आप पात्रों को समझें, आप पात्रों के अलग अलग नज़रिए को समझें। उसके अलावा कहानियों को, अगर हम कहानियों की ही बात करते हैं तो किसी भी कहानी को किसी अन्य पात्र के पर्सपेक्टिव से समझ पाना या बोल पाना, वो भी एक गहराई का ही हिस्सा है। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि कछुए और खरगोश की कहानी कौन सुना रहा है, ये तो शायद एक कोई तीसरा व्यक्ति है जो कछुए और खरगोश को देख रहा है और जो उनकी कहानी से वाकिफ़ है। लेकिन अगर इसी कहानी को मान लीजिए कछुए को अपनी नज़र से सुनाना हो तो शायद इसकी शुरुआत कुछ और होगी, शायद कहानी का अंत कुछ और होगा। या अगर खरगोश को सुनाना हो तो भी कहानी की शुरुआत और अंत बदल जाएगा। इसी तरह से जितने भी अलग अलग पात्र हैं उनके पर्सपेक्टिव्स को जानना, वो भी एक अर्थ, एक गहरी समझ का प्रतीक है। सो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, ये तो कहानियों की बात हुई, उसके अलावा हम ऐसी जानकारी परक पाठ भी पढ़ते हैं, तब भी ये ज़रूरी है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझें, अलग अलग दृष्टिकोण को जानें, कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, अपना विश्लेषण करें, अपनी एक राय बनाएं। ये सब पढ़कर समझने में शामिल है। तो हम जब पढ़ने की बात करते हैं तो पढ़ने में ही पढ़कर समझना और इसी में गहराई तक जाना, अर्थ की अलग अलग परतों को खोलना और खुद का अर्थ निर्माण करना, ये सब शामिल होता है। डॉक्टर निधि, बच्चों में पढ़कर समझने की योग्यता को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों में पढ़कर समझने की योग्यता विकसित करने के लिए जो गतिविधियां हैं उस पर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि आखिर पढ़कर समझने में किन फैक्टर्स का योगदान है। जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड नॉलेज, जिसको हम कहते हैं दुनिया का ज्ञान या पूर्व ज्ञान। किसी भी पाठक को जब किसी लेख को पढ़ना होता है तो ये ज़रूरी है कि उस लेख से जुड़ा हुआ पूर्व ज्ञान उसके पास हो। दूसरा है शब्द भंडार। आप जब भी किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उससे जुड़ा हुआ शब्दों की समझ आपको होनी चाहिए। दरअसल बहुत से शोध ये भी बताते हैं कि कम से कम 90% से ज़्यादा शब्द अगर किसी पाठक को पता हो, वो तभी उस पाठ को अच्छे से समझ पाता है। तीसरा है किसी भी पाठ को एक उचित गति से पढ़ पाना।
उचित गति से मेरा अर्थ है उतनी गति से पढ़ पाएँ ताकि आपका जो दिमाग है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो समझ पर भी ध्यान दे पाए। तो जिसे हम धारा प्रवाह पठन या फ्लुएंसी भी कहते हैं। तो पढ़कर समझने के लिए पूर्व ज्ञान ज़रूरी है, पढ़कर समझने के लिए शब्द भंडार ज़रूरी है, पढ़कर समझने के लिए फ्लुएंटली या उचित गति से पढ़ पाना, ये क्षमता भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब पढ़कर समझने से जुड़ी गतिविधियों की बात करें या रणनीतियों की बात करें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों पर हमें साथ काम करना पड़ेगा। एक और हमें उनके शब्द भंडार को विकसित करने के लिए भी हमें कार्य करने होंगे, दूसरी ओर उनके पूर्व ज्ञान को और बेहतर करने के लिए अलग अलग तरह के पाठ और लेख उनको पढ़ने के लिए देने होंगे, तीसरी तरफ ताकि वो लोग उचित गति से पढ़ पाएँ, इसके लिए गतिविधियाँ करनी होंगी, बहुत सारा पठन अभ्यास देना होगा, बहुत सारी पठन सामग्री देनी होगी, ध्वनियों के खेल खेलने होंगे, फोनिक्स जिसे हम कहते हैं अक्षर ज्ञान, उसके खेल खेलने होंगे। तो ये सभी गतिविधियाँ लेखन, पठन को लेखन के साथ जोड़ते हुए चलना होगा। जब आपने कुछ उनको पढ़ाया तो साथ के साथ कुछ लिखित में कार्य दे रहे हैं जिससे बच्चा सोच रहा है। इसी के साथ आपका मौखिक भाषा भी जुड़ेगा कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप उसके ऊपर चर्चा कर रहे हो, समझ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अभिव्यक्त कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ें साथ साथ लेके इनको एक साथ चलना पड़ेगा कि आपका जो एक कक्षा कालांश है उसमें आप उनके पूर्व ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, कुछ मौखिक चर्चाएं कर रहे हैं, आप शब्दों पर नए शब्दों को उनको उपयोग करने के मौके दे रहे हैं, आप उनको पठन अभ्यास के मौके दे रहे हैं, आप उनको बहुत सारी पठन सामग्री दे रहे हैं। ये सब इकट्ठा होगा, उनके साथ आप बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं, तभी बच्चों में पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होगा। डॉक्टर निधि, बच्चों में पढ़कर समझने की योग्यता को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चे जब भी किसी लेख को पढ़ते हैं तो उनकी समझ का आकलन लगाने के लिए हम दो तरह का आकलन कर सकते हैं, एक तो मौखिक आकलन और एक लिखित आकलन। अब मौखिक आकलन अगर मुझे करना हो कि मैंने बच्चे को कहानी सुनाई है तो उसको समझ में आया है कि नहीं, तो शायद मैं एक या दो प्रश्न ही पूछूंगी। हो सकता है एक आधा सतही तौर का प्रश्न पूछ लिया कि कहानी में क्या घटित हुआ, कैसे हुआ, या फिर अगर मुझे एक ही प्रश्न पूछना है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो तुमने अभी कहानी सुनी है, क्या तुम उस पूरी कहानी को 5 वाक्यों में संक्षिप्त में मुझे बता सकते हो, या जो तुमने अभी लेख पढ़ा है तो क्या उस लेख की सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें बता सकते हो। ये बहुत ज़रूरी क्षमता है और ये तभी बच्चे कर पाएंगे जब उन्होंने सच में किसी लेख को समझा हो। इस तरह के सब प्रश्न बनाकर देना चाहूँगी जिससे मैं ये देख सकूँ कि मेरे बच्चों को किस तरह के प्रश्नों का जवाब देने में सहूलियत हो रही है या किस तरह के प्रश्नों का जवाब देने में उनको मुश्किल आ रही है। और ये जानकारी मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार मैं अगर ये समझ गई कि मेरे बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, तभी मैं अपनी कक्षा की रणनीति इस तरह से बना पाऊँगी कि मैं उनकी इन दिक्कतों को दूर कर सकूँ। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी ने खूब आनंद उठाया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और बढ़िया बढ़िया खेलों के साथ।